गरीबों की मसीहा नाम से प्रसिद्ध मदर टेरेसा और उनका एनजीओ, जिस पर सब गरीबों की मदद, बच्चों की पढ़ाई या हेल्थ केयर के लिए भरोसा करते आए हैं। अगर आपको पता चले कि उसी एनजीओ को फॉरेन कंट्रीज से पैसा मिल रहा हो और एलिगेशन हो कि उस पैसे का यूज लोगों का रिलीजन चेंज करवाने के लिए किया जा रहा है, तो ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। इंडिया में कुछ एनजीओ के फॉरेन फंडिंग को लेकर ऐसे ही एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशन सामने आए हैं, और एक इन्वेस्टिगेशन में तो फॉरेन डेबिट कार्ड्स के थ्रू 92 करोड़ से ज्यादा का इलिसिट कैश ट्रांजैक्शंस का ट्रेल सामने आया है। लेकिन पैसा आया कहां से, किसने निकाला और कहां यूज हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या फॉरेन फंडिंग के नाम पर चलने वाले वेलफेयर नेटवर्क्स के पीछे कुछ और एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। आज इसी पूरी कहानी को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। लेयर 1, फॉरेन फंडिंग एक्चुअली काम कैसे करती है। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज समझते हैं। इंडिया में फॉरेन डोनेशन रिसीव करना इलीगल नहीं है, लेकिन एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है तो FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब फॉरेन कंट्रीज से पैसा आया तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, सोर्स पता होना चाहिए, मतलब पैसा किस पर्पस के लिए आया ये क्लियर होना चाहिए, और उसका यूटिलाइजेशन भी रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट की परेशानी ये नहीं है कि फॉरेन पैसा इंडिया में क्यों आ रहा है, बल्कि फॉरेन पैसा इंडिया में आने के बाद उसका क्या हो रहा है, और इसी पॉइंट पर ये पूरी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेयर 2, गवर्नमेंट ने किन ऑर्गेनाइजेशंस पर एक्शन लिया। पिछले कुछ सालों में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई एनजीओस के FCRA रजिस्ट्रेशंस पर एक्शन लिया है। एग्जांपल्स में CNI, SBSS, VHAI, IGSSS, CASA और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सामने आए हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, कुछ केसेस में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या FCRA रूल्स के वायलेशन का इशू होता है, कुछ केसेस में फॉरेन फंड्स की यूटिलाइजेशन पर क्वेश्चन उठते हैं, और वहीं कुछ केसेस में अथॉरिटीज ने रिलीजियस कन्वर्जन से जुड़े एनजीओस को भी बंद कराया है। तो देखो, पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, और इसीलिए एक एक केस को अलग देखना जरूरी है। लेकिन इन सभी केसेस में सबसे ज्यादा अटेंशन जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिला वो थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। लेयर 3, मिशनरीज ऑफ चैरिटी केस। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का नाम इंडिया में ऑलमोस्ट हर किसी ने सुना है। मदर टेरेसा ने इसे 1950 में एस्टैब्लिश किया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन डिकेड से अनाथ, वल्नरेबल और नीडी पीपल के वेलफेयर के लिए काम करती रही है। वहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन डोनेशंस भी मिलते रहे हैं। उसके फाइनेंशियल रिटर्न्स के अकॉर्डिंग एक फाइनेंशियल ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने 75 करोड़ से ज्यादा फॉरेन डोनेशंस रिसीव किए। टोटल बैलेंस भी 103 करोड़ से ज्यादा रिपोर्टेड था। लेकिन फिर वडोदरा के एक चिल्ड्रंस होम को लेकर बहुत चौंका देने वाली इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। अगस्त में NCPCR चेयरपर्सन प्रियांक कानूंगो ने इस होम का इंस्पेक्शन किया। NCPCR इंस्पेक्शन के बाद ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि नॉन क्रिश्चियन गर्ल्स को क्रिश्चियन टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहा जा रहा था, यानी बाइबल, और डॉर्मेट्री में बाइबल्स के मल्टीपल कॉपीज मिली, और रिपोर्टेडली उन बाइबल्स पर इंडिविजुअल इनमेट्स के नेम भी लिखे हुए थे। लेकिन बात सिर्फ बाइबल तक लिमिटेड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की रिपोर्ट में मिला कि वेलफेयर होम में रहने वाले बच्चों को संडे मास भी अटेंड करना पड़ता था, वो भी जबरदस्ती। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें कुछ और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक इनमेट के केस में रिलीजियस बैकग्राउंड को लेकर कंसर्न मेंशन किया गया, और ये भी रिकॉर्ड हुआ कि गर्ल्स को रिलीजन चेंज करने के लिए एनकरेज किया जा रहा था, जबकि कुछ गर्ल्स के नेक पर क्रॉसेस देखे गए। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और FIR का मैटर सामने आया, और यहीं से एक बड़ा सवाल निकलता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी काम वेलफेयर है तो उनकी रिलीजियस फ्रीडम और कंसेंट को लेकर ट्रांसपेरेंसी और सेफगार्ड्स का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन स्टोरी अभी सिर्फ बाइबल, डोनेशंस या एक चिल्ड्रंस होम की नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की एक और लेयर है, वो है पैसा। फॉरेन पैसा इंडिया में आ कैसे रहा है, और क्या ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर के अलावा भी कोई रास्ता यूज हो रहा था। यहीं से कहानी और एक मोड़ लेती है। लेयर 4, फॉरेन डेबिट कार्ड्स का एलिजिट नेटवर्क। अथॉरिटीज और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के मुताबिक एक फाइनेंशियल नेटवर्क में फॉरेन डेबिट कार्ड्स का यूज इन्वेस्टिगेट किया गया। कंसेप्ट समझो, देखो, अगर फॉरेन मनी डायरेक्टली इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो ट्रांजैक्शन का बैंकिंग रिकॉर्ड क्रिएट होता है। लेकिन अगर फॉरेन अकाउंट का डेबिट कार्ड इंडिया में किसी के पास हो और उससे ATM से कैश निकाला जाए तो पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इसी तरह के मैकेनिज्म का यूज किया गया, और इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में एक नाम आया, मिका मार्क। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज ने उसे इंटरसेप्ट किया और उसके पास 24 फॉरेन डेबिट कार्ड्स मिले, और यहाँ से इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़े नंबर तक पहुँचती है। लेयर 5, 95 करोड़ का ट्रेल। इन्वेस्टिगेटर्स के ट्रांजैक्शन एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेट 2025 से मिड 2026 के बीच इन कार्ड्स के थ्रू अराउंड 95 करोड़ से ज्यादा के कैश विड्रॉल्स का ट्रेल मिला। अब एक मिनट के लिए नंबर को समझो, 95 करोड़। इतना पैसा अगर मल्टीपल ATM विड्रॉल्स के थ्रू कैश में निकाला जा रहा हो तो नेचुरली एजेंसीज का सवाल होगा, ये पैसा किसका है, किसने विड्रॉ किया, और फाइनल डेस्टिनेशन और इसका यूज आखिर क्या था। खैर, इन्वेस्टिगेशन में रिमोट एरिया से ट्रांजैक्शन ट्रेस किए जाने का क्लेम भी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक ATM से 3.2 करोड़ के विड्रॉल्स ट्रेस किए गए, और यही एक और बात दिमाग में आती है कि आखिर इतना कैश रिमोट एरियाज में क्यों जा रहा था। लेयर 6,
रूरल एरियाज ही क्यों? इन्वेस्टिगेटिव क्लेम्स अकॉर्डिंग पूरे नेटवर्क का फोकस इकोनॉमिकली वल्नरेबल और रिमोट कम्युनिटीज तक भी था। और ये पॉइंट समझना जरूरी है, इंडिया के रूरल और ट्राइबल एरियाज में हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बेसिक सर्विसेज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए जेन्युइन एनजीओज भी नेचुरली इन एरियाज में काम करते हैं, लेकिन इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के कुछ एनजीओज चैरिटी की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाते हैं और इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्कूल बनाते हैं, परफेक्टली लेजिटिमेट, हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, लेजिटिमेट, फूड और शेल्टर देता है, लेजिटिमेट, लेकिन अगर अथॉरिटीज को एलिगेशन मिले कि वेलफेयर के साथ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन या फॉरेन फंड्स का मिसयूज भी हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। लेयर 7, टिमोथी इनिशिएटिव कनेक्शन। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के एक और इम्पोर्टेंट नाम पर, द टिमोथी इनिशिएटिव या TTI। ये यूएस बेस्ड चर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी एक्टिविटीज में चर्च प्लांटिंग स्ट्रेटेजी की बात करती है। ईडी के अकॉर्डिंग TTI FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, फिर भी उसकी एक्टिविटीज के लिए फॉरेन फंड्स इंडिया में लाए जा रहे थे। यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिलीजियस वर्क करना अपने आप में लीगल नहीं है। इशू तब बनता है जब अथॉरिटीज को लगे कि फॉरेन फंडिंग रूल्स ब्रेक हुए हैं, मनी इलीगली रूट हुआ है या फंड्स का यूज किसी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी में हुआ, और इसीलिए एजेंसीज ने इसके फाइनेंशियल चैनल्स, डेबिट कार्ड्स और कैश विड्रॉल्स को इन्वेस्टिगेट किया। लेयर 8, रिलीजियस कन्वर्जन से नेशनल सिक्योरिटी तक। अब स्टोरी का सबसे सेंसिटिव पार्ट आता है। देखो, ईडी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक विड्रॉल्स कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और असम जैसे स्टेट्स में ट्रेस हुए, और छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली धमतरी और बस्तर जैसे एरियाज इन्वेस्टिगेटर्स के रडार पर आए, जहां करीब 6.34 करोड़ का लिंक पकड़ा गया। देखो, क्योंकि बस्तर जैसे एरियाज कोई ऑर्डिनरी लोकेशन है नहीं, ये वो रीजन्स है जहाँ सालों से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइस्ट वायलेंट स्टेट के लिए सिक्योरिटी चैलेंज रहा है। तो इन्वेस्टिगेटर्स का कंसर्न ये था कि अगर फॉरेन मनी रेगुलेटरी सिस्टम को बाईपास करके कैश के फॉर्म में सबसे सेंसिटिव एरियाज तक पहुंच रहा है, तो उसका एक्चुअल एंड यूज और इंटेंशन क्या था? क्योंकि जेन्युइन एनजीओज को काम करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंड्स का मिसयूज करता है, FCRA रूल्स तोड़ता है और साथ ही लीगल एक्टिविटी में पैसा लगाता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी। और इन्हीं सब चीजों को केटर करने के लिए FCRA में अमेंडमेंट लाया गया ताकि नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, जो कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा नेसेसरी है। ये तो थी हमारी एनालिसिस। आपको क्या लगता है FCRA रूल्स को लेकर? इंडिया में फॉरेन फंडेड एनजीओज के लिए FCRA रूल्स और स्ट्रिक्ट होने चाहिए या एग्जिस्टिंग सिस्टम इनफ है? हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स, डेटा और मनी ट्रेल्स को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने के लिए लेयर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।